नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी कोई छोटी सी घटना एक बड़े खतरे का संकेत दे जाती है और उस समय उसका असर क्या होगा, प्रभाव क्या होगा आगे चलकर, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अतीत पर नज़र डालें, पुरानी घटनाओं के संदर्भ में उसको देखें, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी गंभीरता क्या है। शुक्रवार को कश्मीर में हज़रत बल में एक घटना हुई। आप सब लोगों ने देखी होगी टीवी पर। हज़रत बल दरगाह जो उसके बाहर एक पत्थर की पट्टिका लगी थी जिस पर अशोक का स्तंभ बना हुआ था। मजार में शुक्रवार की नमाज के लिए जाते हुए किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। शुक्रवार की नमाज हुई। नमाज से निकलने के बाद कुछ लोगों ने पत्थर लेकर उस पट्टिका को तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ा। अब सवाल ये है कि नमाज के लिए जाते हुए और नमाज वहाँ पढ़ने के बाद इस बीच में क्या हुआ, ऐसा विरोध का कारण क्यों बना? अगर उस पट्टिका से विरोध था तो जब वो लगी थी तब भी होना चाहिए था और जब जा रहे थे तब भी उसका विरोध होना चाहिए था। नमाज से निकलने के बाद ही क्यों हुआ? इस बात की गंभीरता को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। आपको मालूम है कि नमाज के बाद एक खुतबा होता है, मतलब जो मौलवी होता है उसका भाषण होता है। अक्सर जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए जो काम किया जाता है वो इन भाषणों में होता है। कुछ तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए होता है और कुछ इन भाषणों के ज़रिए होता है। अब इस तरह का कोई भाषण दिया गया या नहीं मुझे मालूम नहीं है, कोई खबर भी नहीं आई है, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा दिया ही गया। लेकिन ऐसी भी कोई खबर नहीं आई कि ऐसा भाषण नहीं दिया गया। इतना तो तय है, तथ्यात्मक रूप से सही है कि नमाज के बाद जब निकल रहे थे नमाजी तब ये घटना हुई। अब आप इसमें अलग अलग पक्ष देखिए। इसका रेनोवेशन हुआ है अभी हाल ही में, कुछ दिन पहले ही, और इसका रेनोवेशन कराया है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने, स्टेट वक्फ बोर्ड, और उसकी अध्यक्ष है दरक्षा अंद्राबी। उन्होंने ये जो वैंडलिज्म किया, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की, उनके खिलाफ एक्शन की मांग की है। तो अब सरकार जो मतलब चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या दायित्व था कि वो इस बात को आगे बढ़ाते कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, अगर किसी को एतराज़ था तो प्रशासन के पास जाता, वक्फ बोर्ड के पास जाता, पुलिस के पास जाता, तोड़ फोड़ की गई। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इसका समर्थन कर रहा है और महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको तो हर ऐसे अवसर की तलाश होती है, अवसर ना हो तो वो अवसर पैदा कर लेती हैं जहां भारत का विरोध किया जा सके। ये पट्टिका जो है किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं था, ये भारत का अशोक स्तंभ था, भारत सरकार का चिन्ह है, ये भारतीय अस्मिता की पहचान है। ये आपको हर सरकारी दफ्तर, हर सरकारी दस्तावेज पर मिलेगा। जो लोग नमाज पढ़ने गए होंगे उनकी पर्स में जो नोट होंगे उस पर भी ये स्तंभ बना हुआ है। उनके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पर भी बना हुआ है। उन्होंने ज़मीन मकान अगर लिखवाया है तो जो रजिस्ट्री कराई है, स्टैम्प पेपर है, उस पर भी है। यानी जो भी सरकारी कागज़ है उनके पास, उन सब पर अशोक का स्तंभ बना हुआ है। इसके बावजूद वहाँ पट्टिका लगने पर विरोध हुआ, उसको तोड़ा गया। तो ये बात केवल तोड़ने की नहीं है। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई है, उमर अब्दुल्ला ने मांग की है कि दरक्षा अंद्राबी जो स्टेट वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है वो माफ़ी मांगे। अब उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि किसी भी मजहबी स्थान पर इस तरह के चिन्ह नहीं लगाए जाने चाहिए। जो चिन्ह या फोटो, चित्र या मूर्ति जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। तो चुनाव में आपका पोस्टर क्यों लगता है? दुनिया में जो मस्जिदें हैं उसकी तस्वीरें जो है दुनिया भर में उपलब्ध है। तो इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए, इसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। महबूबा मुफ्ती ने जिन लोगों ने ये तोड़ फोड़ की उनके खिलाफ जो FIR हुई उस पर एतराज़ किया, कहा उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। और इन लोगों की बात माने तो दरअसल एक्शन जो है स्टेट वक्फ बोर्ड के खिलाफ होना चाहिए। अब आप इस बात को समझिए कि जो भी संस्था सरकारी होगी
या गैर सरकारी होते हुए भी अगर सरकार के अनुदान से, सरकार की वित्तीय मदद से चल रही होगी, वहाँ सरकारी चिन्ह होगा ही, वहाँ लगाया जा सकता है। हजरत बल के रेनोवेशन में सरकार ने 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो अगर ऐसा था तो ये पैसे लेने से मना कर देते। इतना भव्य राम मंदिर बना है अयोध्या में, एक पैसा सरकार का नहीं लगा है, न राज्य सरकार का, न केंद्र सरकार का। हिंदुओं ने, राम भक्तों ने कंट्रीब्यूशन करके, चंदा जुटाकर जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया है। लेकिन इनको पैसा तो चाहिए भारत सरकार से, लेकिन भारत सरकार का चिन्ह नहीं चाहिए। तो ये पट्टिका जो है वो किसी, फिर कह रहा हूँ, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं थी। और इसको तोड़ने का मतलब है ये सीधा सीधा भारत की सार्वभौमिकता पर हमला है, ये भारत के आत्मसम्मान का अपमान है। और कहा यह जा रहा है महबूबा मुफ्ती की ओर से, शायद उमर अब्दुल्ला की ओर से भी, लेकिन उनका मैंने बयान पढ़ा नहीं इस संदर्भ में, इस तरह का जो बताने जा रहा हूँ, ये ईश निंदा है। अब आप समझिए कि ये पढ़ते हुए, ये सुनते हुए आपको एक क्षण के लिए भ्रम हो जाएगा कि आप भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। ईश निंदा की बात करने वाले आपको पाकिस्तान में तो हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, भारत में तो ऐसा कोई कानून है नहीं, तो इसको ईश निंदा कैसे कहा जा रहा है? और इसमें कहाँ किस मजहब की निंदा की गई है? यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लगाना ये किसी मजहब का अपमान हो सकता है, ये तर्क देने वाले कौन लोग हो सकते हैं? सिर्फ वही जो भारत विरोधी हैं, जिनके मन में भारत के प्रति नफरत भरी हुई है। ऐसे लोग ही इस तरह की बात कर सकते हैं। ये ऐसा मुद्दा है, ये अगर इस मुद्दे को छोटा सा समझ के, कानून व्यवस्था की समस्या समझकर टाल दिया गया तो इसके भविष्य में बहुत गंभीर परिणाम होने वाले हैं। और इसलिए भी ये खतरनाक है कि जम्मू कश्मीर का पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम जो है इन उपद्रवियों के साथ खड़ा है। यानी जिन्होंने गलत किया उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया उनके साथ खड़े हैं। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वाले भारत प्रेमी तो हो नहीं सकते, भारत राष्ट्र से उनका कोई अनुराग, उनकी कोई निष्ठा तो हो नहीं सकती। तो आप इस बात को समझिए, जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है, जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब से इन खानदानों में बड़ी बेचैनी है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और उसके अलावा कांग्रेस के वो नेता जो कश्मीर को अपनी रियासत समझते रहे, अपनी जागीर समझते रहे और दोनों हाथों से कश्मीर को लूटते रहे। बल्कि जम्मू कश्मीर कहने पर जो है वो थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि शायद जम्मू को भी पैसा इतना मिलता होगा, घाटी को मिलता है, कश्मीर को। केंद्र सरकार से जितना पैसा आर्थिक मदद आज से नहीं, आज़ादी के समय से इस राज्य को मिलती है, भारत के किसी और राज्य को नहीं मिलती। लेकिन भारत सरकार से सबसे ज़्यादा असंतोष यहीं पर है। आतंकवादियों को पनाह देने वाले यहीं पर हैं, लाखों हिंदुओं को भगाने वाले, इस राज्य से निकालने वाले हिंदुओं, सिखों को, और उसके अलावा उनकी हत्या करने वाले, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले, उनकी संपत्ति पर कब्जा करने वाले यही हैं। वो आज भी रह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। उनको उन संपत्तियों से जो उन्होंने ज़बरदस्ती या हिंसा के बाद और हिंसा के जरिए जिस पर काबिज हुए हैं, उनसे बेदखल नहीं किया गया है। तो पहला काम होना चाहिए जम्मू कश्मीर स्टेट वक्फ बोर्ड का और भारत सरकार का। चूँकि ये यूनियन टेरिटरी है तो इसलिए जो है यहाँ का प्रशासन एलजी के हाथ में होता है, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो इस पट्टिका को फिर से लगाया जाना चाहिए। ये जो अलगाववादी हैं, भारत विरोधी हैं, उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। असल में हिंदुओं की एक बड़ी समस्या ये है कि हम बहुत जल्दी भुला देते हैं, माफ़ कर देते हैं। हम ये पहचान नहीं करते कि किसने गलती से ऐसा कर दिया और किसने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से किया, कौन हमारा दुश्मन है और कौन दोस्त है जिससे कभी गलती हो गई। जिन लोगों ने भी ये काम किया और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं
इन गुंडों आतंकवादियों का। दरअसल इनको आतंकवादी मानकर ही इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत देश पर आक्रमण करना, भारत की प्रतिष्ठा पर, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर हमला करना, ये भारत पर हमले के बराबर है और उसका जवाब उसी तरह से दिया जाना चाहिए और उसी से संदेश जाएगा कि भविष्य में फिर कोई हिम्मत ना करे ऐसा। देखिए, महबूबा मुफ्ती तो बेचैन है, उनकी बेचैनी समझ में आ रही कि उनकी राजनीति खत्म हो गई, सत्ता में आने की उनकी संभावना कोई दूर दूर तक नहीं रह गई। उमर अब्दुल्ला और ज़्यादा परेशान है, उनको लग रहा सत्ता मिली है लेकिन सत्ता भोग नहीं पा रहे हैं। वो बेचैन हैं कि क्यों फुल स्टेटहुड नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर को। क्यों? क्योंकि उससे पुलिस हाथ में आएगी और जिस दिन भारत सरकार ने ये किया, और मुझे उम्मीद है कि कभी नहीं करेगी, उस दिन जम्मू कश्मीर को भूलने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद जो अलगाववादियों का तंत्र था संगठन के तौर पर और उसके अलावा जो उनका आर्थिक तंत्र था, सब तोड़ने के बाद इतनी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर प्रशासन से, पुलिस से आतंकवाद के समर्थकों, पाकिस्तान के समर्थकों को निकालने के बाद, उनकी छटाई करने के बाद, आज भी ऐसे तत्व बहुसंख्या में हैं। वहाँ उन्हीं की मेजॉरिटी है। जो आपको शांत दिखाई देते हैं वो अलतकैया के कारण चुप है। एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा, मैं भी पहले बता चुका हूँ इस्लाम में, कि जब काफिरों में फंस जाओ तो भाईचारे की बात करो। तो ये उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या उनके समर्थक हों, ये दरअसल वही हैं। ये भारत जिंदाबाद की बात या भारत का झंडा लेने की बात तभी करेंगे जब मुश्किल में फंसेंगे। जब दशकों तक भारत का झंडा लाल चौक पर जलाया जाता रहा, तब इनमें से कोई गया था रोकने के लिए। जब पाकिस्तान का झंडा लाल चौक पर फहराया जाता था, तब इनमें से कोई गया था उसे उतारने के लिए। तो आप समझ लीजिए इनकी निष्ठा कहाँ है। इनको भारत से चाहिए सब कुछ, लेकिन भारत को देना कुछ नहीं है। ये बात अगर हम आप नहीं समझेंगे तो इसका बहुत भयंकर परिणाम भोगने के लिए, हमें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये घटना छोटी सी घटना नहीं है, ये घटना एक आने वाले बड़े खतरे का संकेत है कि जम्मू कश्मीर को, पहले जम्मू कश्मीर से जो है हिंदुओं को निकाला गया, एथनिक क्लिंजिंग हुई, हिंदू और सिख निकाल दिए गए पूरी तरह से, और अब जो है जम्मू कश्मीर को एक तरह से शरिया के कानून के हिसाब से चलाने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम बहुल राज्य है तो यहाँ भारत का संविधान नहीं, शरिया का कानून चलना चाहिए। और भारत के संविधान को तो इतने साल तक मानने से मना करते रहे, 5 अगस्त 2019 तक मना करते रहे, उसके बाद लागू हुआ है। लेकिन छटपटाहट है कि जो काम हम इतने सालों से कर रहे थे, हमने भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया, इस प्रदेश को लूटते रहे और हमारे खिलाफ कुछ नहीं हुआ। एक से एक घोटाले हैं कि इन दोनों परिवारों की सरकारों में एक से एक बढ़कर एक घोटाले हुए हैं। इनकी जगह राजनीतिक मंच पर या विधानसभा में नहीं, जेल में होनी चाहिए। संदेश तभी जाएगा कि भारत का विरोध करने का मतलब क्या होता है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने का मतलब क्या होता है। आज अगर ये प्लेग फिर से न लगाई गई, ये पट्टिका फिर से न लगाई गई अशोक स्तंभ की, तो आप इंतज़ार करते रहिए, अगला हमला भारत के तिरंगे पर होगा और इस सिलसिले को आप रोक नहीं पाएंगे। तो अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया, उनके विरोध में घाटी से कितने लोग खड़े हुए और उनके समर्थन में कितने खड़े हुए, और वो चुप रहने वाले कौन हैं? जाहिर है कि वो इन तत्वों के विरोधी तो नहीं है। एक वर्ग है जो मौन समर्थन करता है, एक वर्ग है जो सक्रिय रूप से और जोर जोर से बोलकर समर्थन करता है, लेकिन विरोध करने वाला आपको नहीं दिखाई देगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि घाटी के लोगों का मन भारत के बारे में, उनकी जो धारणा है वो बदली नहीं है। वो भारत से जुड़े नहीं हैं, भारत में रहते हैं लेकिन भारत के नहीं हैं। ये वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं भारत के लोगों को और भारत की सरकार को। सवाल ये है कि सरकार सुनेगी क्या?
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।